नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 9 के चैप्टर 1 में रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना समझा था। आज हम बात करेंगे कि रूट 3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। आज हम लेके आए हैं आपकी एनसीईआरटी की पूरी किताब जो हमारे साथ में है। आप अपने पास में जब इस वीडियो लेक्चर को देखें तो अपने पास में आपकी एनसीईआरटी की किताब को पास में रखिए, ताकि आपको इस एनसीईआरटी की किताब और अपनी एनसीईआरटी की किताब से आसानी से टैली हो सके और एक एक उदाहरण और प्रश्नावली का एक एक प्रश्न हम बहुत अच्छे से समझेंगे और उस पर जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारा उदाहरण नंबर जो 4 है उसके बारे में। देखिएगा, उदाहरण नंबर 4 में जो है वो हमें बोला गया है क्या कि वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारित कीजिए। आपके यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके अर्धवार्षिक में और साथ ही साथ वार्षिक परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो रूट 2 का हमने समझा था पाइथागोरस की सहायता से। अब हम बात करते हैं रूट 3 का निर्धारण हमें कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी संख्या रेखा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। अब संख्या रेखा पे आपको दिखाई दे रहा है कि सर्वप्रथम सबसे बीच में क्या बनाना पड़ता है, जीरो बनाना पड़ता है। जीरो के दाईं तरफ सारे के सारे धनात्मक मान आते हैं, ठीक है, और बाईं तरफ सारे के सारे क्या आते हैं, ऋणात्मक मान आते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हमें रूट 3 बनाना है, तो उससे पहले हमें रूट 2 बनाना आना चाहिए, है ना। रूट 2 बनाना आना चाहिए। यदि आपको रूट 2 बनाना आता है तो उसी के पश्चात ही आप रूट 3 का संख्या रेखा पर निर्धारण कर सकते हैं। अगर रूट 2 नहीं आएगा तो रूट 3 भी आप नहीं बना सकते। तो यहां पर देखिए हमें रूट 3 का निर्माण करना है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि यहां पर रूट 2 का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहां से सबसे पहले हमें जो डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम में देखिएगा क्या दे रखा है। यहां से देखिएगा हमारा जो रूट 3 वाला जो पेज है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा यह हमें आकृति दे रखी है ना, रूट 3 का निर्माण करना है। अब देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस आकृति में हमें यहां पर सर्वप्रथम एक संख्या रेखा हमने निर्धारित कर दी। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ओबी पर एकक लंबाई वाले लंब बीडी की रचना कीजिए, जैसा कि आकृति 1.8 में दिखाया गया है। तो ओबी कौन सा है हमारे पास, यहां पर ये बिंदु हमारे पास ओ है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बिंदु बी है। ठीक है, देखिएगा, है ना। अब तथा पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर हमें ओडी का मान रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अर्थात रूट 3 प्राप्त होता है। अब देखिएगा ये सिस्टम क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले हमने यहां पे क्या लिया, ओए इकाई, यहां से यहां तक की जो दूरी ली है वो क्या ली है, 1 यूनिट के बराबर ली है। किसके बराबर लिए, 1 यूनिट अर्थात 1 इकाई के बराबर ली है। ठीक है, अब ये सेम टू सेम जो दूरी है ये वाली, ये भी आप क्या लेंगे, 1 यूनिट के बराबर लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जब हमने पाइथागोरस प्रमेय के साथ में समकोण त्रिभुज बनाया है, तो ध्यान दीजिए अगर हमारे पास ये 1 यूनिट के बराबर है आधार और लंब का मान भी 1 यूनिट के बराबर है, तो पाइथागोरस से हमारे पास जो कर्ण आया था वो किसके बराबर था भाई, रूट 2 यूनिट के बराबर था। तो ये हमारा बिंदु O है, ये हमारा बिंदु A है, और चित्रानुसार ये हमारे पास जो बिंदु प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, B प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ रही है सभी को, है ना। अब ये रूट 2 वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हमें रूट 2 नहीं बनाना, हमें रूट 3 बनाना है। तो देखिए अब हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, इस रूट 2 को हमें क्या बनाना है, आधार बनाना है। दिखाई दे रहा है ये वाला जो रूट 2 है इसे हमें क्या बनाना है, आधार बनाना है। और हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी बिंदु से एक लंब डालना पड़ेगा, और वो लंब कितने इकाई का डालना पड़ेगा, 1 इकाई का डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पर आपको अलग पेन से समझाता हूं। ये जो आपके पास दूरी रहेगी, यह दूरी कितने इकाई की रहेगी, लंबवत, यह रहेगी हमारे पास 1 यूनिट के बराबर। ये बात समझ में आई सभी को। अब जैसे ही आप इसको देखिए, ये रूट 2 यूनिट है और ये आपके पास 1 यूनिट है। अगर हम बोलते हैं कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, और उसका जैसे हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये हमारे पास आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, और दोनों का अंडर रूट लेंगे तो हमें किसके बराबर प्राप्त होगा? रूट 3 के बराबर प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं इसको जोड़ देता हूं, इसको अगर मैं जोड़ देता हूं, तो यह जो इकाई आएगी यह रूट 3 इकाई के बराबर होगा, क्योंकि यह हमारा आधार है रूट 2, यह हमारा लंब है 1 यूनिट है, जैसा कि इस डायग्राम में भी बता रखा है, यह रूट 2 है, और यह अपने पास कितना 1 है, और यह जो कर्ण आएगा वो किसके बराबर आएगा? रूट 3 यूनिट के बराबर आएगा। अब हमें क्या करना है? प्रकार की नोक को हम यहां पे रखेंगे, है ना, प्रकार की नोक को हम यहां पे रखेंगे और पेंसिल को यहां तक खोलेंगे और इस प्रकार से एक चाप यहां पर काट देंगे। ठीक है, तो जो P बिंदु आया था हमारा, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, यह रूट 2 के हिसाब से आया था, और जो अब यहां पर Q बिंदु मिलेगा, यह Q बिंदु क्या मिलेगा? रूट 3 यूनिट के बराबर मिलेगा। ये बात समझ में आई सभी को? तो फिर से देखिएगा, अगर हमें रूट 3 यूनिट बनाना है, रूट 3 यूनिट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 यूनिट यहां पर OA खींचना पड़ेगा इस तरीके से, फिर 1 यूनिट AB खींचना पड़ेगा इस तरीके से। इन दोनों में ये 90 डिग्री का कोण है, तो इन एक में और एक में जैसे मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो ये में मिलेगा रूट 2 इकाई के बराबर, ये लिखा हुआ है रूट 2 इकाई। अब रूट 2 इकाई को आधार मान करके 1 इकाई का हम इस पे लंब डालेंगे, तो 1 इकाई और रूट 2 इकाई में जब पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण जो हमें मिल जाएगा किसके बराबर मिलेगा? रूट 3 इकाई के बराबर मिलेगा, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यह भुजा अगर रूट 3 इकाई है, इसका मतलब प्रकार की नोक को यहां रखेंगे और डी तक खोलेंगे और एक चाप इस तरीके से संख्या रेखा पर काट देंगे, तो यह बिंदु Q जो आ जाएगा वह हमारा क्या आ जाएगा? रूट 3 यूनिट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रूट 3 को संख्या रेखा पर निरूपण जो है वो हमें समझ में आ गया, जो कि यहां पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है भाई सभी आपको? अब देखते हैं नेक्स्ट में, इसमें पूरा का पूरा यही दे रखा है। क्या दे रखा है? हमें दे रखा है जैसे हमें रूट 3 बनाना था तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 3 प्राप्त होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर दे रखी है, जो कि इस पूरे की पूरे क्वेश्चन का निचोड़ है। देखिएगा, जब कभी भी हमें, सुनिएगा, जब कभी भी हमें रूट n निकालना है तो हमें रूट n-1 का मान जरूर ज्ञात होना चाहिए। अब ये क्या चीज है? रूट n का मतलब है यदि हमें रूट 3 का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब उससे एक कम, मतलब रूट 2 का मान हमें ज्ञात होना आवश्यक है। रूट 2 को हमें संख्या रेखा पर पहले निरूपित करना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी अगर मैं बोलूं कि हमें रूट, मान लीजिए 10 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो रूट 9 अर्थात 3 का निरूपण पहले आवश्यक है। तो किसी भी रूट n के संख्या रेखा पर निर्धारण के लिए उससे एक कम राशि का संख्या रेखा पर निर्धारण अति आवश्यक होता है। यदि यह निरूपण संभव होगा तभी हम उसके बाद वाले का निरूपण संभव कर सकेंगे। किस पे संभव कर सकेंगे? संख्या रेखा पर संभव कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, अगला देखिएगा। अगली हमारी प्रश्नावली जो है वह कौन सी है? प्रश्नावली 1.2 है। ठीक है जी, प्रश्नावली कौन सी है? 1.2। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.2 में हमें क्या बोला गया है उसको हम एक एक करके ले लेते हैं। देखिएगा, ये हमारी प्रश्नावली 1.2 है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अरे भाई, ये तो बच्चा सवाल है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, और एक हमारा क्या होता है? एक हमारा परिमेय होता है। बात समझ में आ रही कि ना रही? ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही तो मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती है। तो हम बोल सकते हैं ना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी क्या होगी? एक वास्तविक संख्या होगी। बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से मिलकर के बनी होती है। जी हाँ, हमारा पहला वाला जो पोर्शन है वह बिल्कुल क्या है? सत्य है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इसका मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। चलिए, दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिएगा,
अगर हम बात करें कि रूट m का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वह रूट m के रूप में होता है, जहां m एक क्या है, प्राकृत संख्या है। अब देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अगर मैं संख्या रेखा की बात करूं तो कुछ ऐसे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यहां से क्या आएगा, 4 आएगा। फिर से हम बना देते हैं, ये 0 आएगा, 1, 2, 3 है ना, और यहां पे -1, -2 और -3। ठीक है, हमें बोला क्या गया है, हमें ये बोला गया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु में आपका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्रत्येक बिंदु की बात करूं तो देखिएगा हम 0 पे पहले आते हैं। अगर मैं √0 की बात करूं तो मान 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन 0 जो है वह एक प्राकृत संख्या नहीं है, समझिए इस बात को। ये क्या बोल रहा है, रूट m के रूप में होता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है। तो 0 को देखिए, √0 का मान 0 तो आएगा, लेकिन क्या 0 प्राकृत संख्या होता है क्या? जी नहीं। तो आपके यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये तो मैंने दाईं तरफ की बात करी, अगर मैं बाईं तरफ की बात करूं तो चेक करना -1 कहां जाएगा। अगर मैं अंडर में -1 लिखूं, है ना, तो यह वास्तविक संख्या ही नहीं होती। तो अगर मुझे -1 लेके आना है तो कहां से लेके आऊंगा, -2 लेके आना तो कहां से लेके आऊंगा, क्योंकि ये तो m को क्या बता रहा है, प्राकृत बता रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह असत्य है और उदाहरण अपना क्या है, एक 0 है। ठीक है जी, नेक्स्ट में देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब देखो, पहला हमने सत्य बताया, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय होगी क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं संख्या 2 एक वास्तविक संख्या है, संख्या 2 एक वास्तविक संख्या है ना, लेकिन यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय प्लस परिमेय मिलकर के वास्तविक बनाती है ना भाई, अपरिमेय प्लस परिमेय मिलकर के वास्तविक बनाती है। तो प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक होगी, प्रत्येक परिमेय वास्तविक होगी, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो जरूरी नहीं है। उदाहरण बताया मैंने, 2 एक वास्तविक है लेकिन अपरिमेय नहीं है, क्योंकि यह परिमेय संख्या के रूप में लिया जाता है। तो यह जो है हमारा कथन क्या है, एकदम गलत है। बात समझ में आई सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक अगले की, और यह प्रश्न क्रमांक दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, हमें बोला जाता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। मैं एक बात करता हूं, 1 का अंडर रूट लेता हूं, 1 आता है, 2 का अंडर रूट लेता हूं, √2 आएगा, 3 का अंडर रूट लेता हूं, अंडर रूट में 3 आएगा, 4 का अंडर रूट लेता हूं, 2 आएगा, 5 का अंडर रूट लेता हूं, रूट में 5 आएगा। मान लीजिए मैंने √9 का लिया अंडर रूट, तो कितना आया, 3 आया। अब गौर से देखिएगा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, सरासर गलत है। √4 का मान 2 के बराबर है, क्या 2 एक अपरिमेय संख्या है क्या? जी नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। लो भाई, √4 दे दो, √9 दे दो, √16 दे दो, रूट यहां पर मैं बात करूं कितना, 25 दे दो, रूट यहां पर 64 दे दो। ये सारे के सारी संख्याएं धनात्मक संख्या हैं जिनका वर्गमूल लेने पर हमें अपरिमेय नहीं प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जब हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त करनी है तो अंडर रूट में हमें
अभाज्य संख्या रखनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जब जब अंडर रूट में अभाज्य संख्या आएगी तो यह सदैव हमें क्या देगा, अपरिमेय मान देगा। अंडर रूट में अभाज्य संख्या हमें अपरिमेय मान देगा। अगर भाज्य संख्या है और पूरा का पूरा वर्गमूल निकल रहा है तो वह एक परिमेय संख्या का उदाहरण होगा, अपरिमेय संख्या का उदाहरण नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए, समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने प्रश्नावली 1.2 जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं आपकी किताब में। ये आपकी जो किताब है, यह किताब जो है वो 2020-21 की है, मतलब जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से, ठीक है जी। अब देखिएगा, हमें एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण से पहले कुछ चीजें हमें यहां पर बताई गई है, सिखाई गई है, उसको भी हम चेक करेंगे। देखिएगा क्या है, वास्तविक संख्याएं और उनके क्या है दशमलव प्रसार, ठीक है। उससे पहले कुछ और दे रखा है, देख लेते हैं वो क्या दे रखा है। ये हमें क्रियाकलाप दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, चलिए ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में। अब हमें एक चीज बोली गई है कि दर्शाइए कि रूट 5 को किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। रूट 5 को किस तरीके से संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी पड़ेगी। किसकी रचना करनी पड़ेगी? एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी पड़ेगी। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए और अगला पोर्शन हम कंटिन्यू कर लेंगे। धन्यवाद।